फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट्स गिवन है, आपसे पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा 90% ऑफ द रिएक्टेंट को कंज्यूम होने के लिए। स्टार्ट करिए। हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1।
गाइस 2 मिनट वेट करिएगा, इंटरनेट बंद हुआ है। यही स्टेप फॉलो किए हैं आप लोगों ने? यस सर। वो लॉक 10 आएगा ना? कहाँ पर? हाँ, इसको सॉल्व करके लॉग 10 लिख देंगे। यार क्या हो रहा है?
बताइए जरा। टी हाफ की जगह पर हमने कितना रखा है, ये हमें गिवन था 60 मिनट्स। ये आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आपको कितना आ रहा है, बोलिए भाई। 200। कितना? 200। 199 आ रहा है। आपने कुछ अप्रोक्स ले लिया क्या? हाँ सर, लॉक का वैल्यू। So 199.33 minutes. हाँ, ठीक है, ठीक है। सेकंड सॉल्व करिए। सेकंड वाला किया। 33.78 आ रहा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको के अब की बार दे दिया है। भी निकालना है। लॉग 5 यही आ रहा है सबको? करेक्ट है Yes, भाई? sir. ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए जिसका नहीं आया है, इसके बाद हम आगे सेकंड ऑर्डर पर आते हैं। सर वो लॉग कैसे करेंगे सॉल्व? बेटा log 5 की वैल्यू 0.69 होती है और log 3 की वैल्यू, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर।
देखिए हम वैसे ही कर रहे हैं इंटीग्रल फॉर्म जैसे हमने किया था। 0 पर हमने a प्लस बी लिया है, टाइम t पर ये a माइनस एक्स हो जाएगा, दिस बिकम b माइनस एक्स। तो अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू हमारा होगा k a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। dx by dt is equal to b माइनस एक्स। इसे अगर हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन देने जा रहा हूँ आपको ऑन सॉल्विंग। 2.303 अपॉन टी, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही आएगा, a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स अपॉन लॉग a b माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन बनी। सिलेबस के हिसाब से 0 और 1 ऑर्डर ही है आपके में। इसमें केसेस बनते हैं हमारे। इफ a इज मच मोर देन b, अगर केस ऐसा हो जाए कि a बहुत ज्यादा है b से, इन दैट केस a माइनस एक्स is approx to a and a minus b is also approx to a। दोनों वैल्यूज अगर हम रख देते हैं इस फॉर्मूले में तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एंड दिस बिकम 2.303 अपॉन, देखिए नीचे a माइनस बी है, इसे हम a लिख सकते हैं, p इंटू ए लॉग, ऊपर b है, a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ रहा है a, तो b डॉट a हो गया अपॉन नीचे a रहेगा और b माइनस एक्स तो ऐसे रहेगा। तो आप देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा आपका k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग b अपॉन b माइनस एक्स। ये आपका इक्वेशन बन गया। कंडीशन याद रखिएगा, ये तभी एप्लीकेबल है जब a बहुत ज्यादा है b से। सर t माइनस ए होगा, t इंटू ए होगा ना यहाँ पे? कहाँ पर? सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है बॉक्स में। ये अभी जो लिखा है? हाँ सर, यहाँ पे ब्लैक में जो लिखा है। हाँ, क्यों? यहाँ पर देखिए a माइनस ऊपर, अच्छा सर ए तो, सॉरी, ये यहाँ पे नीचे कह रहे हैं t के पास हाँ सर। a माइनस बी को हमने क्या लिया है, अप्रोक्स टू a हो गया है ना, ओह ओके, यस है ना। सर। हाँ यहाँ पे ए, हाँ सर। केस 2 है व्हेन x इज a by 2, तो जो टाइम होगा दैट बिकम आल्सो t हाफ।
सेकेंड आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को हम एक और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जैसे दो डिफरेंट रिएक्टेंट की बात की थी, अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होता, ऐसा केस, तब हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी, टाइम टी पर दिस बिकम ए माइनस एक्स। तो इससे अगर हम रेट के टर्म में लिख रहे होते तो डी एक्स माइनस डी टू इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लिखें अगर, तो के इज इक्वल टू 1/t एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सर वो केस 2। ये केस 2 नहीं, ये कंडीशन ही अलग हो गई है। आप देखिए यहाँ पर हमने उसे, वो तो फर्स्ट इक्वेशन के केसेस थे ना, ये हम आपको सेकेंड ऑर्डर का नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड ऑर्डर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके से। तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। अब इसमें आप केस 1 अलग करेंगे कि अगर आप x इज इक्वल टू a/2 की बात करते हैं तो टाइम आपका t को t हाफ लिखना पड़ेगा हमें, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो x की जगह पर आप a/2 रखिए, सब कैंसिल हो जाएगा। वन बाय टी हाफ a बचेगा। ये या टी हाफ इक्वल टू 1/ka।
ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, जनरली एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। कॉपी हो गया? यस Yes, sir. ये हमारा यहाँ पे ग्रुप 2 कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पर आते हैं। देखिए, हर बार लिखने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा, केवल इंटीग्रेटेड फॉर्म ही चेंज हो रहा है। ये हो गया आपका। इसमें अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी है, इसमें भी हम वही करने वाले हैं। a/2 रख दीजिए आप x की जगह पर, और टाइम की जगह पर t हाफ। सॉल्व करेंगे इसको। टू ए स्क्वायर के आता है। ये एग्जाम्पल्स हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
कॉपी हो गया? देखिए डिफरेंट मेथड्स हैं डिटर्मिनेशन के। इसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग अभी तक कर रहे थे, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड। जिसे हम हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं। इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर किया है, a इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन मेथड में ये तीन है हमारे लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन तो सिमिलर है, आपने देखा। सेकेंड ऑर्डर में 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स। a माइनस एक्स जो है वो t टाइम पर चेंजेस हैं, -1/a है। थर्ड ऑर्डर में भी सिमिलर है, स्क्वायर आ जाता है। देखिए ग्राफिकल मेथड फॉर nth ऑर्डर t इज इक्वल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। आप n की जगह पे 0 रखोगे तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के हो जाएगा। n की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, इस तरीके से डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सर वो टाइम है, हाँ, टाइम है वो टी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? टाइम है वो, हाँ, टाइम है क्या वो? टाइम, हाँ टी टाइम है। नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ मेथड। इस पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि कौन सा ऑर्डर किस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। चलिए जरा टी आप कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बताइए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर के लिए कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। किसका स्ट्रेट लाइन होगा?
जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ 1 रख दीजिए, कितना आएगा? कांस्टेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर के लिए बोलिए। वन बाई कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेट लाइन होगा, और थर्ड के लिए 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर भी स्ट्रेट लाइन होगा। फर्स्ट ऑर्डर का कैसा है वो नहीं समझ आया। किसका? फर्स्ट वाले का, फर्स्ट ऑर्डर। आप बाजू में हाफ लाइफ का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? हाँ सर। यहाँ पर n की जगह पर 1 रखिए, कितना आएगा? रेज टू पावर 0। 0, तो यानी इंडिपेंडेंट हो गया, तो टी ऑफ कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यस सर। हम्म? हम्म। इसके अलावा आप यूनिट ऑफ के को भी देख के ऑर्डर बता सकते हो, लीटर पर मोल, n-1।
देखो पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे। एक से ज्यादा स्टेप्स अगर रिएक्शन की पॉसिबल होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को पैरेलल या कंपीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखिए ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 और यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक। तो हम इसे रेट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? डी A/dt इक्वल टू K1 प्लस K2A लिख सकते हैं। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, याद आ रहा है? क्यों भाई, समझ आ रही कि नहीं? और K1 और K2 को हम एवरेज ले सकते हैं K1 प्लस K2 का, तो K एवरेज A लिख सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो हम जरा K1 की वैल्यू फाइंड करें, तो फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B इंटू एवरेज K। K2 को लिख सकते हैं फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ C इंटू K एवरेज। देखिए जरा, if K1 is much more greater than K2, तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब A जो है वो आपकी मेन रिएक्शन हो जाएगी। और C वाली जो है आपकी साइड रिएक्शन हो जाएगी A2C। रिलेट हो रही है चीजें कि नहीं हो रही है? K1 प्लस K2 के एवरेज कैसे होगा? सॉरी, K1 प्लस K2 हाँ K1 प्लस K2 ये एवरेज लिख रहे हैं, मीन हो जाए। डिवाइड बाय 2 आएगा ना? हम एवरेज लिख रहे हैं, हमने एवरेज निकाला नहीं है बेटा। हम K एवरेज लिख रहे हैं, उसे हम जब करेंगे वो तो तब होगा जब K1 और K2 इक्वल हो जाएगा, तब तो K/2 लिखोगे आप। अब बात समझे कि नहीं समझे? हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम दिस इज इक्वल टू K एवरेज मान रहे हैं। जो आप कह रहे हो वो तब पॉसिबल है जब दोनों K इक्वल हो जाएं तो एवरेज K/2 आ जाएगा। अभी हम ये कह रहे हैं ये K1 है, ये K2 है, ठीक है। इसे हम मिला करके K एवरेज यूज करेंगे, जहां कहीं भी हमको जरूरत पड़ेगी हम उसकी जगह पर K1 प्लस K2 की जगह पे K एवरेज ले लेंगे। अब K1 K2 की जो भी वैल्यूज दी होगी तब निकालेंगे एवरेज बाई 2 करके हम। समझ आया? यस। सर ये K1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B इनटू K एवरेज, ये कैसे आया? अच्छा जरा यहाँ से देखो जरा, K एवरेज इक्वल टू क्या होता? K1 बाई फ्रैक्शनल यील्ड होता। आप परसेंटेज कैसे निकालते हो किसी चीज का? दिस अपॉन टोटल करते हैं, K एवरेज K1 बाय फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B। यहाँ से देखो K1 प्लस K2 से आपने निकाला है, यहाँ से K1 के रिलेट करिए जरा, फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B यानी टोटल में से B कितना बना इनटू K एवरेज, ये K1 के इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ से ये रिलेट करके उसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने। मैं और ऊपर कर दूं पेज? 1 मिनट।
देखिए जरा, आफ्टर ए डेफिनिट टाइम x मोल पर लीटर ऑफ B एंड y मोल पर लीटर ऑफ सी आर फॉर्म, तो हम x by y इक्वल टू K1 by K2 लिख सकते हैं। गाइस रिलेट हो रहा है कि नहीं? x कहाँ से आ रहा है? x B का पार्ट है और y C का पार्ट है, तो हम इसे लिख सकते हैं dV by dt इक्वल टू K1 dC by dt इक्वल टू K2। इससे आपका x मोल पर लीटर बन रहा है और इससे आपका y मोल पर लीटर बन रहा है, तो dV by dt dC by dt इक्वल टू K1 by K2 हो सकता है। सर नहीं समझ पाया। ये फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले यहाँ पर हमने बोला कि B से x मोल पर लीटर और C से y मोल पर लीटर बनता है, तो हमारा रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अपन कैसे लिखते थे उसको? यस dx सर, इक्वल टू k लिखते थे कि नहीं लिखते थे अपन? यस सर, तो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक बार x के लिए K1 और y के लिए K2। देखिए याद आ रहा है कुछ? यस सर, ठीक है, एक पार्ट ये लिखा, उसके बाद हमने रेट के टर्म में लिखा, इसे रेट बोलते हैं, तो dB by dt लिख सकते हैं क्योंकि ये B से ओरिजिनेटेड है और ये D से C से ओरिजिनेट, तो dC by dt लिख दिया इज इक्वल टू K1 by K2। अब आपको जो भी गिवन हो किसी भी रिलेशन में, इस रिलेशन से या इस रिलेशन से, आप उसे फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट हमें सिर्फ ये रिलेशन आपको प्रूव करना था कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है। सर ये फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B इनटू K एवरेज आप समझाओ ना। कहाँ पर? ये dB वाला कह रहे हो? नहीं नहीं, K1 वाला। ये वाला, यहां से देखो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K होगा कि नहीं होगा? अपन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K लिखते थे कि नहीं लिखते थे? रेट जब लिखते हैं, रेट को कैसे लिखते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता था कि नहीं होता था? यस सर, तो रेट क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। यस सर, तो हमने क्या कहा है? डेफिनिट टाइम पे, यानी टाइम हमने इक्वल ले लिया दोनों के केस में, तो ये x बाई टी, ये y बाई टी इक्वल टू K1 बाई K2 हो जाएगा। t से t कैंसिल। ये वाला पार्ट नहीं। K1 equals to fractional yield of B ये into वाला क्या? average. ये वाला देखो, यहां से देखो इसको, आपका जो B और C ये दोनों पैरेलल रिएक्शन है, आपको K1 अगर आपको निकालना है तो K1 को कितना होगा? तो K1 और K2 का एवरेज जो आया इनटू फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B कितना बन रहा है, टोटल में से B जितना बन रहा है। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते थे, तो परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं? बोलिए जरा, अगर B निकालना है, B प्लस C में से B निकालना है, तो आप क्या लिखते हैं? परसेंटेज ऑफ B इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन टोटल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? Yes sir. उसे ही हम फ्रैक्शनल यील्ड बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ B का मतलब क्या होगा? B अपॉन टोटल। इसी तरह K का भी एवरेज यूज हो रहा है यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, न्यूमेरिकल्स पर आएंगे तो आपको ज्यादा समझेगा। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ही निकाला गया है। कॉपी हो जाए तो बताइए, मैं आगे करूँ पेज। लेकिन ये तो हाँ जी, A to B कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। क्या कह रहे हो? A to B कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो कंसंट्रेशन। यहाँ जो भी चीजें हैं ये सब एजम्पशन है। देखो हमने बोला कि अगर K1 इज ग्रेटर देन तो ये चलेगा, तो ये सब कंडीशंस है। जिस कंडीशन पे क्वेश्चन में हमको जो कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि कोई एक डेरिवेशन हमने कर दिया है, हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटी ली है पैरेलल रिएक्शंस की।
इसलिए वेरियस फैक्टर्स यूज होंगे। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कुछ पॉइंट्स पहले हमें लिखने हैं, फिर उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
कॉपी हुआ है आपका? मैं एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे आगे लिखना है। क्यों गाइज? यस सर। Yes, sir.
कॉपी हो जाए तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डन सर। सबका हो गया? यस ठीक है। अब जरा आप अपनी नोटबुक में जहां से थ्योरी हमने लिखना स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचिए। पहुंचे आप? यस ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ और एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन उनके बीच में होता है और इस कोलिजन की वजह से ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये एक स्टेटमेंट जनरल है। दूसरे स्टेटमेंट में हमने आपको ये बताया है कि जो भी कोलिजन होता है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका नंबर बहुत हाई होता है, 10⁻25 से लेकर 10⁻28 तक, इतना हाई होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने आपको बताया कि जो भी कोलिजन होता है ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि वो उस कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए या केमिकल रिएक्शन हो जाए। हर एक कोलिजन को जब तक वो इफेक्टिव नहीं होता तब तक उस कोलिजन को हम कंसीडर नहीं करते या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा, या क्या बेसिक कंडीशंस होती हैं? तो कभी भी कोलिजन को कंप्लीट होने के लिए उसे दो बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। जब वो उन दो बैरियर्स को वो क्रॉस कर लेता है उसी के बाद वो इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है, इससे पहले इनइफेक्टिव कोलिजन होता है। जिसे भी हम इफेक्टिव कोलिजन बोल रहे हैं उसका नंबर जो है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? इफेक्टिव कोलिजन का नंबर हमेशा कम होता है, हम उस नंबर को बढ़ा सकते हैं, रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब हमने बात करी कि उसको दो बैरियर्स को क्रॉस करने होते हैं। कौन कौन से दो बैरियर्स हैं? तो दो एनर्जीज के बेसिस पर है हमारा। पहला बैरियर हमारा है एनर्जी बैरियर। यहाँ पे दो एनर्जी लिखी है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर आपको याद आता हो तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? यस सर। वहां पे आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, कुछ याद आता है थोड़ा? यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पर मैं बता देते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पजेसेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर। यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन में उसके कोलिजन को क्या कर दे, इफेक्टिव बना दे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये टर्म जरूर याद रखिएगा। तो थ्रेशोल्ड तो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब एक और एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये अपने नाम की बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने लिखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। तो मैं आपसे एक जनरल बात पूछता हूं, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ज्यादा होना जरूरी है या कम होना जरूरी है? लेस होना जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बड़ा बैरियर का काम करती है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। इस पर हमसे कैटलिस्ट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा, आप देख पा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम आएगी तभी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ आ रहा है? ये यस तो सर। हो गया पहला बैरियर एनर्जी का। दूसरा बैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओरिएंटेशन बैरियर जिसे हम बोलते हैं। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर मैनर। इसका क्या लॉजिक है? तो देखिए मैंने कोशिश की कि मैं इस डायग्राम से आपको समझा पाऊं। ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम किसी बुक में नहीं मिलने जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके कोलिजन की पॉसिबिलिटी आपको बताइए।
ये ऐसे कोलाइड कर सकते हैं, ये ऐसे कोलाइड कर सकते हैं, ये ऐसे कोलाइड कर सकते हैं, ये ऐसे कोलाइड कर सकते हैं। इन सब में आपको समझ में आ रहा होगा कि इफेक्टिव कोलिजन किसे बोलना है हमें। दिखा आपको, ये है आपका इफेक्टिव कोलिजन। Yes. क्यों इफेक्टिव है? हेड ऑन कोलिजन। समझा आपको? तो यहाँ पर 1 2 3 4 में हमने सिर्फ एक इफेक्टिव कोलिजन आपको बताया, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बहुत कम होता है। इसे हम इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट को डाल करके। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और एक ग्राफ आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। देखिए जरा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी को शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, आपको अगर डेल्टा एच निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा है ये? इसमें से कौन सी एक्सोथर्मिक और कौन सी एंडोथर्मिक है? बोलिए। फर्स्ट एक्सोथर्मिक। फर्स्ट वाली एक्सोथर्मिक। कैसे पता चल रहा है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। सॉरी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। हाँ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक हो गया।
तो आपसे इस तरीके से एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी दे करके कैलकुलेशन करवाते हैं। एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ गया तो वो एक्सो हो जाती है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया कर लीजिए नोट डाउन। ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर सर सौम्या हो गया सर थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? किसमें? थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में। ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। हाँ सर। वही रिलेशन है। सर मतलब मीनिंग वाइज क्योंकि दोनों में मिनिमम मिनिमम लिखा है इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी सिस्टम के पास है, मतलब अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आपके पास जो रेस्टिंग एनर्जी है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। हम आपको जब उतनी एनर्जी देंगे तभी आप काम करोगे। बात समझ में आ गया? ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब जो थ्रेशोल्ड है वो प्रोवाइडिंग एनर्जी है, बट कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें से कितनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो दोनों ही चीजें रिलेट हो रही हैं वहां पे। मतलब हमने जो एनर्जी दी तो सारी एनर्जी रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ उसमें से काइनेटिक में भी गई, तो उसका डिफरेंस जो है वो एक्चुअल आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताता है। हाँ सर। यस सर। ग्राफ कॉपी हुआ है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ में? ग्राफ में एक ही मिनट दो, ये यहाँ पर क्लोज हो रही है, यहाँ पर क्लोज हो रही है, फिर बचा हुआ डेल्टा एच बताता है आपको। सर सेकंड वाले ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी का जो लाइन है वो और नीचे आएगा ना थोड़ा, नीचे मतलब? मतलब रिएक्टेंट के लेवल पे आएगा ना? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ ट्रांजिशन पर है। क्या बोला आपने? रीजन क्या बोला आपने सर? क्या चीज? रीजन क्या बोला आपने? किस चीज का? उसने जो पूछा ना अभी। मैंने कहा ट्रांजिशन पॉइंट पे, आप ये पूछ रहे हो ना एक्टिवेशन एनर्जी वाला। हाँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिशन पॉइंट तक, जहाँ पे ट्रांजिट हो जाए।
देखिए जरा किन किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो पहला फिजिकल स्टेट पे, कभी भी कोई गैसियस रिएक्शन होगी तो वो फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड सॉलिड। दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। पहला पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। दूसरे पॉइंट में थोड़ा सा आपको समझना है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने दो रिएक्शन लिखी है, इसमें कौन सी रिएक्शन फास्ट और कौन सी स्लो होगी, क्या लॉजिक होना चाहिए? बोलिए, क्या लगता है कौन सी फास्ट कौन सी स्लो? तो समझ में आ रहा है? सेकंड फास्ट होगा, क्यों? फर्स्ट वाले में एंट्रोपी कम हो रहा है। ये होगा। कैसे पता चल रहा है? तो भाई NO जो है ना, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो इतने बॉन्ड्स होते हैं NO में, और CH4 में इतने बॉन्ड्स होते हैं। अब आप बताइए किसके बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान लग रहा है आपको? सब पहले वाले के। पहला वाला आसान है, इसीलिए वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला था इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा रीजन। अभी बताएंगे? दोनों में से कौन सा फास्ट होगा? बोलिए। फर्स्ट वाला। रीजन बताएंगे? सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है। CO की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्लो है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बोलिए भाई।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। चैप्टर बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको मॉड्यूल सॉल्व कर लेना है नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन आप ना करें, अदर देन दैट आप पूरा कर सकते हैं मॉड्यूल। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह भी आ रहा है इसमें। आप मेडिकल वालों को थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आएगा, चलेगा, जहाँ जो प्रॉब्लम आएगा उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। और आप मॉड्यूल रीसेंड कर सकते हो ग्रुप पे? मैं अभी इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे नहीं, उस पे यूट्यूब पे आ जाएगा अभी शाम तक। ठीक है सर मैं मॉड्यूल की बात कर रही हूँ। बेटा, मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, आपको ब्रांच से डिमांड करना पड़ेगा। ठीक है यस सर। ठीक है गाइस, चलिए, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा।